16,000। बेसिकली वी आर इन अ जोन, उसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं। नीचे 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लेना, मतलब 650 भी ब्रेक करता है या 950 भी ब्रेक करता है अपसाइड में। 25-50 पॉइंट का गैप दे दो, हो सकता है 16 जाके वापस रिवर्स मार जाए या 650 से 600 जाके रिवर्स मार जाए। तो ये यहाँ पर है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से पोजीशन क्रिएट करना। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। Anyone else can join in, chip in, then we'll talk stocks as it keeps coming on. Tavio, Ranvijay, I'm sending a request to Jagveer, क्योंकि जगवीर को सोना होता है, इसने कंप्लेंट करी आज, तो सबसे पहले जगवीर का ही ले लेते हैं। Tavio, if you have anything, otherwise I'll take Jagveer's view first, क्योंकि इसको सोना है ये बोलते हैं। Yes, you take Jagveer's view. I will definitely pitch in as the space progresses. जगवीर रिक्वेस्ट भेजा है, अभी नहीं बोल सकता कि 10:30 चालू किया, 11 बजे चालू किया, ठीक है? Go ahead please, not to take more of your time. Go ahead Jagveer. Jagveer, go ahead please. Yes, Amit bhai. Thank you for that. जल्दी स्टार्ट करने के लिए। बस व्यू वही है अभी तक अमित भाई, जो गैंग लेवल जो पिछली बार जो एक्टिव था 15,640 का लेवल, उसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया है, और वो ब्रेक करके नीचे से डाउन करके पुल बैक करके हायर लेवल पे मार्केट ने क्लोज दिया है, और अपर साइड बैंड जो है वो एक्टिव है, और जब तक ये 15,700 के नीचे क्लोज नहीं देता, ये 15,900, 16,000, 16,114 ये लेवल रहेंगे। 16,114 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर उसके ऊपर इसने सस्टेन कर लिया और 16,130 के ऊपर क्लोज दे दिया तो नया बैंड स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से 300 पॉइंट और निफ्टी ऊपर जाएगा। यस, यहाँ पे एक ही सिनेरियो में जो बुलिश हुई है वो अवॉइड किया जाएगा। जब भी 15,640 के नीचे क्लोज देगा तो ये बुलिश व्यू अवॉइड होगा। अदरवाइज अपने पिछले 2 बार से स्पेस में इस टारगेट के लिए एक्टिव ही है कि ये 16,000 और 16,100 ये क्रॉस करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी आराम से क्लियर कट दिख रहा है, बियर जो है वो क्लियर कट ट्रैप हो चुके हैं, और अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट शार्प शूट अप होने के लिए रेडी है, चार्ट के अंदर और डेटा के अंदर भी। तो 14 तारीख तक आई होप सो ये 16,300 400 टच कर देगा मार्केट। एज वेल एज बैंक निफ्टी भी फुल सपोर्ट करेगी निफ्टी को, रिलायंस भी करेगा, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सभी ये रेडी हो चुके हैं शूट अप करने के लिए। थैंक यू अमित भाई। I'll add to one point over here. कल का ओपन इंटरेस्ट जो था ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी had an open interest addition of almost 12%. आज भी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट रफली 3% करीब बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। निफ्टी में कल 5% का अप्रोक्सीमेटली एडिशन था, आज भी 3% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होकर गया है। तो दिस शोज के मतलब मार्केट कहीं ना कहीं भी रिस्क लेने को रेडी है। FI का डेटा देखेंगे तो FI का डेटा अभी वही सजेस्ट कर रहा है कि दे आर स्टिल वेरी मच शॉर्ट इन द मार्केट्स, मतलब इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की। So they are still short in the market as such. और उन लोगों का शॉर्ट कवरिंग अभी कभी भी आ सकता है मार्केट में, और उस सिनेरियो में आराम से निफ्टी 200-250 पॉइंट सिंगल डे में अब मुंह दिखा देगा। इससे मैं लेवल और स्टॉप लॉस से ही चलता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि ये FI अपना जो क्लियर कट गैंग लेवल है वो हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डाउन और अपसाइड दोनों साइड के ट्रेड होते हैं। अभी पिछली बार भी 15,640 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया और रिबाउंड हुआ है, और अच्छा खासा रिबाउंड हुआ है, और अभी भी 15,750 ये लेवल भी क्रॉस करके ऊपर उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो आई होप सो ये कल परसों से शॉर्ट कवरिंग बता देगा मार्केट में। फेयर इनफ जगीर, फेयर इनफ। अब बैंक निफ्टी में कोई लेवल स्पेसिफिक लेवल्स बिल्कुल लॉन्ग ही है, अभी भी लॉन्ग है। जब तक आज कल का लो को तो ठीक, अभी आज का लो भी नहीं
तोड़ता तब तक 34,500 टारगेट, फर्स्ट टारगेट। लेने का कि सुबह खुलते ही ले लेने का, करने का 10 मिनट? आपकी आवाज कट गई अमित भाई। मैं बोल रहा हूँ सुबह खुलते ही ले लेने का कि 5-10 मिनट वेट करके कि क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें? डेफिनेटली अगर गैप अप होता है तो ऑलमोस्ट 50 to 68% का रिट्रेसमेंट हो जाए तब लिया जाए। जैसे कि आज सुबह गैप डाउन करके मार्केट ऊपर गया, तो जब ये रेट गया तभी मैंने ट्विटर पे वार्निंग कर दिया था कि ये बियर ट्रैप है, कि शॉर्ट नहीं जाना है। और 670% रेट निफ्टी होने के बाद ये इतना मूवमेंट दिया, कंटिन्यूस दिख रहा था, आराम से दिख रहा था कि बियर ट्रैप है, और वो कंटिन्यूस देखे। सेम बैंक निफ्टी में भी होगा। अगर कल गैप अप मिलता है और 50% रिट्रेसमेंट मिल जाता है और उसके बाद वापस से जब शूट अप होता है और वो लो नहीं तोड़ता है, तो एक कंटिन्यूस अप अप चला जाएगा बैंक निफ्टी। तो 50 to 68% का रिट्रेसमेंट तक इंतजार करना है अगर कल गैप अप होता है तो। अदरवाइज गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली बाई करना है आज के लो के एसएल से। स्टॉक्स वगैरह में कोई आपके लेवल्स? बस अभी तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी है और बाकी स्टॉक का तो अभी नहीं देखा है, लेकिन सारे शूट अप होने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 1.5% का स्टॉप लॉस से अच्छे खासे स्टॉक लॉन्ग जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। थैंक यू अमित भाई। तो जब स्टॉप 1.5% कहाँ से रखना, जब ओपन हो वहां से कि हाई से कि लो से, कहाँ से स्टॉप रखना है? आज के क्लोजिंग से। डॉक्टर साहब कल रह गया था आपका, तो मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ, ठीक है? प्लीज एक्सेप्ट इट इफ यू डोंट माइंड। घनश्याम भाई आपको भी रिक्वेस्ट भेजा है। तो जगवीर अगर तेरा हो गया तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? डोंट माइंड इट प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, थैंक यू थैंक यू। जरूरत पड़े वापस आ जाना, ठीक है? हाँ मैं एक्टिव हूँ, बिल्कुल बना हुआ हूँ मैं। So till others join, Kavi, your views about market, anything specifically you are tracking? Definitely. So we have discussed earlier in the spaces too that we are waiting for the inflation to top out and commodity prices to reverse. So we definitely see a reversal in the prices, especially food commodity prices. That is a good sign. But I will still remain a bit cautious out over here. I mean, there's no harm, keeping your guards up. Uh, I wouldn't go full throttle as of now, but until the actual inflation numbers are put out. Once the actual inflation numbers show us that there is a sign in reversal, we can definitely go all guns blazing. One more point that I wanted to add is banking is and will look good from here on. IDFC posted some amazing numbers. Their growth in CASA they have grown 20% and 10% in a 20% year on year and 10% quarter on quarter. That's something really phenomenal. So one thing that I can see is that money is coming into the banks. Once that happens, and interest rates, like I know because I have a few loans, shouldn't be saying this on spaces, but yes, so I know that the interest rates, these guys have increased the interest rates, and banks who already had strong NIMs, like IDFC was at IDFC NIM is around 6 to 7%. If you compare that with the Yes Bank, that retail is mad behind. Yes Bank has NIMs of around 2 to 3%, or maybe lower than that too. Okay, so NIM is net interest margin. In layman's term, जितना बैंक देती है, जो ब्याज पे देती है और जो ब्याज पे लेती है, उसके डिफरेंस को निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन. So banking looks good as of now for me, specifically IDFC and these small banks who are capturing retail, and their growth is and they are growing perpetually. So banking looks good. Defense, I have always said, trust me, the sector itself is a multi-bagger.
DRDO has, they have come out with a UAV, their own UAV, that is an unarmed vehicle. That is the drones in layman terms. So I don't know who would they share the technology with, but one of the companies definitely. I wish DRDO was listed, but it is not. It's a government agency and a company, so it can't be listed. So these two sectors I'm really bullish upon. Government has started, taking steps to, to curb rupee depreciation. They introduced some tax on gold imports. Gold is one of the most imported commodities in our country. So it is showing its intention really clear. I don't know whether it would be successful or not. Let's see. Hopefully they are successful. Uh, तो उसके वजह से हम लोग आईटी को भी थोड़ा कॉशियसली देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये 1 क्वार्टर ही आएगा जहां पे आपको मेजर एफएक्स गेन्स दिखेंगे रिजल्ट्स में. गोइंग फॉरवर्ड इफ द रूपी strengthens, that FX gain would be limited. So yes, this is how I am looking at the markets now. Yes, also I am totally invested. I never go out of the markets, whether it's a bull or a bear phase. So that's one thing that everyone should follow. Yes, that was from me, sir. Fabio, one question from my side to you. We are talking about defense, but when Yes, we are sir. talking Yes. about multi-bagger, so how long period you see? 2 years, 5 years? What kind of a period should an investor look into for investing into those kind of stock like Okay. Bharat Dynamic or Hindustan Aeronautics or many other stocks? Right. I don't have any ideas about that. Yes. I'll give the perspective. So how do I look at? So India's majority spend is in defense, right? Now what happened? Again, we are not commenting on geopolitical situation, who is right, who is wrong. But this is how the world is today. What has happened to Ukraine? The way the West and the US have ditched it, people are scared. Japan had never had its क्या बोलते हैं जो यूरो जोन है, तो जर्मनी वर्मनी है, उन लोग का जो डिफेंस बजट था दैट वाज ओनली 1% ऑफ जीडीपी. नाउ दे आर डबलिंग इट, right? Because of what has happened to Ukraine. So you cannot rely on US. Same thing with Japan. Japan is increasing its defense budget. You see Malaysia, Indonesia, these guys are purchasing equipments from us. तो ये जो चालू हुआ है ना, द कंट्रीज आर गोइंग ऑन सेल्फ रिलायंस मोड. इवन इफ यू सी यूएस हैज सैंक्शनड रशियन डिफेंस कंपनीज, तो अपने को भी जो वो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. तो ये जो ग्रोथ आने वाला है ना अमित भाई, ये परपेचुअली रहने वाला है. At least I see for next 5 years this sector performing extremely well. अगर आपको और थोड़ा शॉर्ट होराइजन चाहिए तो आप 1 year व्यू भी लो. In next coming 1 year also we would be this sector would be performing really well. तो yes, तो 3 to 4 quarters का व्यू तो कोई भी रख सकता है. Fair enough, Fabio. I hope Absolutely. Yeah, absolutely. And do you think food inflation have topped out, or it is kind of topping out? So that is what it looks like. It has topped out because the prices are evident to it, and पहले वो जो एक होता था ना, एक फियर रहता था मार्केट में. यू फील दैट फियर, लाइक एवरीबडी इज देयर इन द मार्केट. यू फील द फियर, यू फील द बुल, यू फील द बेयर. फीलिंग सबको आती है, तो वो फियर निकल रहा है. बट आई विल वेट फॉर द इन्फ्लेशन नंबर्स टू कंफर्म माई the falling prices. एक बार ऑफिशियली इन्फ्लेशन नंबर्स आ जाए, सो वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन टॉप आउट हो ही चुका है, एंड इट्स नॉट फार. अभी यूएस का इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए थोड़े दिनों में. So if that is if that has stopped out, inflation थोड़ा भी नीचे आया. Yes. Your voice. Fabio, are we talking about US inflation, Indian inflation, both together? Both put together. Like देखो, जो commodity prices है वो आपको इफेक्ट तो करने ही वाला है. US is a major economy. It imports a lot of stuff. Like we export a lot of stuff, and because of which तो आपको एक ग्लोबल नजरिए से देखना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट कि अगर यूएस में भी टॉप हो गया है और इंडिया में 1-2 क्वार्टर मतलब 1-2
महीना ऊपर नीचे भी होता है, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर. बट आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट कि अगर यूएस में टॉप आउट हो चुका है तो इंडिया में डेफिनेटली टॉप आउट हो चुका होगा, बिकॉज वी आर इन अ बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू US or Eurozone when it comes to fuel prices. Basically जो transport basket है अपना, we are in a better position compared to them. Commodity also we are in a better position क्योंकि हम लोग wheat export करते हैं. We are self reliant on wheat. We are self reliant when it comes to our grains. अपने यहाँ पे फसल अच्छी होती है. So the Met Department has said that monsoons are going to be very normal. जो deficit था महाराष्ट्र में भी ये जून का, वो 2 दिन में दिख रहा है कि वो कवर अप हो गया है. सो आई एम वेरी पॉजिटिव दैट when it tops out in US, it will also top out in India. The main thing why I am discussing US is because that is how the institutions will plan their investments back. तो वो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, वो बेयर खत्म, मतलब वो करेक्शन खत्म हो जाएगा. That is why I was looking at the US. So Fabio, one moral of the story I want to ask you is, अपने हैं ट्रेडर, तो एफएमसीजी सेक्टर पे कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन लॉन्ग साइड. मैं ट्रेडर हूं तो मुझे वही क्वेश्चन जानने से मतलब है, इन्फ्लेशन क्या आएगा नहीं आएगा वो बाद में बता देना, पर अगर एज अ शॉर्ट टर्म एनर्जी पे आप ओके, एनर्जी इज वन थिंग एंड एफएमसीजी में भी मैं बुलिश हो सकता हूँ ना, क्योंकि लीवर का चार्ट मुझे आज बहुत टाइम बाद इतना अच्छा दिखा कि शायद उसमें कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है. यस तो एक बात जो अपने इन्फ्लेशन की है वो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कंपनीज प्राइसेस बढ़ाती है वो कभी कम नहीं करती. यू ऑलवेज रिमेम्बर, जो प्राइस बढ़ गई है वो बढ़ गई है. दे विल रेयरली रिड्यूस द प्राइसेस. तो HUL, ITC, these guys, Godrej Consumer Goods, these guys should actually perform well if inflation has topped out. Energy, I see, the thing is that I don't track that space really well, but अगर prices नीचे गिरना चालू हो चुका है तो that sector should have topped out. But हम लोग जो energy देखते हैं ना, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी देखना पड़ेगा, बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गोइंग टू इंक्रीज परपेचुअली ऑफ एनर्जी. तो वो द बोथ हाउ बोथ फोर्सेस प्ले आउट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी. और वो कहाँ पे आके गिरता है, देखो जब भी हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, फूड वूड ये सब तो गिर रहा है, पर इन क्रूड का अभी भी मेरे को सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. ये लोग Iran nuclear deal is going to come. If that goes away, and Iran is positive first time in the history, it's always that US would be positive and Iran dicey रहता था. बट अभी ईरान पॉजिटिव है कि हाँ न्यूक्लियर डील हो जाएगा. वो एक तो वो ऑयल अगर आ गया मार्केट में तो आई सी इवन क्रूड टॉपिंग आउट. तो यस, एनर्जी के लिए कॉशियस रहना. FMCG कैन, आई वुड गो बुल. Absolutely fair, Fabio. Stay over here if I have any other queries or if anyone have any queries. Definitely. हमें तो फंडामेंटल कैफ नहीं आता, हम तो सुन लेते हैं, हमारा उतने में काम हो जाता है. बाकी अपने टेक्निकल वाले बाकी डॉक्टर साहब बता देंगे. तो डॉक्टर साहब वेलकम बैक. कल आप आए और स्पेस क्रैश हो गया. मतलब आप इतने हैवी हो गए ना अभी स्पेस के लिए कि स्पेस ही क्रैश हो गया. मतलब इलॉन मस्क से कोई आपकी दुश्मनी है, आप जब अमेरिका में थे? और बताओ क्या खबर? खबर तो आप बताओगे, क्या करना है ये बताओ. आपका क्या है आपका आज का टॉपिक? मार्केट क्या दिख रहा है नेक्स्ट 2-4 दिन में, क्या हो सकता है, उससे ज्यादा हम क्या बात करते हैं. ओके. अपने रोज ट्रेडर है, अपने रोज वाले ट्रेडर है. रोज उठो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो और सो जाओ. कुछ पोजीशन लगेगा तो कैरी कर लेंगे, और क्या करने वाले आप. अपने कोई 12,000 नहीं समझ. डायरेक्शनल तो आपको पता है, मैं मेरा इतना कुछ खास हुआ है नहीं, बट मार्केट लुक्स लाइक अ लॉट मोर रिलैक्स्ड नाउ देन इट वाज 2 वीक्स अगो. आपकी जो मार्केट स्ट्रक्चर इज बिकमिंग लॉट लेस वोलेटाइल. आपका 7 जुलाई दिस वीक एक्सपायरी के की वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो मंथली से कम हो गई है. जुलाई मंथली, अगस्त मंथली से कम हो गई है. So that shows that market is not very uncertain, at least in the near term.
So I think that's just what right now the market is telling you, is that market is a lot less uncertain with what is happening right now. थोड़ा सा डिप्स पे बाय होना शुरू हो गया है, और कल का डिप जैसे बाय हुआ आपने देखा ही, आज का भी डिप बाय हुआ. So that's an indication that volatility in the near term is reducing, and IVs are showing that. So at the moment इतना ही बोलूंगा, because that's just the I think couple of weeks back भी यही observation था, right? हम जब बात कर रहे थे कि market is relaxing little bit. So, Dr. Sir, one can start rebuilding their portfolios at this point of time with, say, certain kind of a hard stop in their system कि अगर ये level निफ्टी का पर कोई भी एक level पकड़ लो, 4900 पकड़ लो, 15,000 पकड़ लो, मोटा मोटी एक बात करें तो people can again restarted adding to their portfolios or not at this juncture. That I can't comment, Amit bhai. You know I can't comment on that. किसको क्या करना चाहिए वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट आई कांट कमेंट ऑन दैट कि आपको क्या करना चाहिए. सॉरी. अच्छा, आपको पर्सनली करना होगा तो आप क्या करोगे? चलो, आप दूसरे की बात नहीं करते, आपकी बात करते, आप क्या करोगे? आपका वो नहीं, मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, आई यूजुअली नेवर लिक्विडेट इट. मेरा जो मोमेंटम का पोर्टफोलियो है, दैट इज सिटिंग इन कैश सिंस दिसंबर. जो अपना स्मॉल केस पे लिस्टेड है, इट इज सिटिंग इन कैश सिंस 1st of December. मैं पहले भी बोल चुका हूँ दैट वी आर सिटिंग इन दैट इज द लॉन्गेस्ट, ऑलमोस्ट द लॉन्गेस्ट टाइम. 2015-16 में अराउंड 8 months इट वाज सिटिंग इन कैश, एंड नाउ इट है ये अभी 8 months, 7 months हो गया, 8th month शुरू हो गया. सो द मोमेंटम पोर्टफोलियो इज सिटिंग इन कैश. जो इन्वेस्टमेंट जो बाय एंड होल्ड है वो तो चल रहा है, उसके अगेंस्ट में अपना ट्रेडिंग होता है. सो आई डोंट लिक्विडेट द बाय एंड होल्ड एट ऑल, एवर. ना कोविड में किया, ना आई जस्ट होल्ड इट. उसके ऊपर हेज करना है वो अलग बात है, बट निफ्टी 20 का जो पोर्टफोलियो है, आई डोंट लिक्विडेट दैट. मेरा पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल, अमित भाई. इट्स बेसिकली आ मोमेंटम फंड, QC अल्फा का मोमेंटम फंड, निफ्टी 20, जूनियर 20, gold, and that's it. So, and some Nasdaq M100. So simple portfolio है. I don't buy too many individual stocks. जो momentum में आता है, मैं that I add based on the portfolio में जो है, और that's it. So वो portfolio तो liquidate हुआ ही नहीं. वो जो long term निफ्टी 20 जूनियर 20 का है, वो तो liquidate हुआ ही नहीं है, और momentum जो है वो दिसंबर से बाहर खड़ा है, वेटिंग. फिर डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जब आप ये मोमेंटम जब बनाते हो तो इट इज बेस्ड ऑन डेली, वीकली, मंथली, ऑन व्हाट बेसिस? मोटा मोटी मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपके सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा. मैं हाँ, नहीं वो ठीक है. सो इसमें द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंटम स्कोर इज डन डेली, बट द टाइम फ्रेम जो है वो वीक्स नहीं है, मंथ्स नहीं है, इट्स लॉन्गर देन मंथ्स. तो इट इज लुकिंग एट लिटिल लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मॉडल है. आपको 10 years के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप डेली नहीं देखोगे, वीकली नहीं देखोगे, 1 month भी नहीं देखोगे. आप यू विल लुक फॉर सेवरल मंथ्स, राइट? तो दैट इज द आउटलुक कि इट्स एन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो. इट विल स्टे इन्वेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, इन February 19 it changed from equities to gold. Then it re-entered equity in July. तो आपको पता है, it's not going to be catching any bottoms. एक बार एक ट्रेंड बन जाएगा तो वो उसमें घुस जाएगा. So July it entered, and then almost कितना 1.5 years it stayed in equity all the way. July 2020 से लेके December 2021 it stayed in equities, and then now 7 months हो गया running, it's sitting outside equities. बीच में it entered gold, but then it exited gold also. It's sitting in cash. तो कैश कब लेना हो ये बता दो. कैश पड़ा है ना आपके पास, तो कैश लेने आ जाओ. कुछ नहीं लेना, कैश में बैठा है और क्या. कैश भी पोजीशन है भाई, तो मैं लेना, कैश भी पोजीशन है.
अरे भाई कैश का अब क्या बोलूं अभी. अरे थोड़ा आपकी टांग नहीं खींच सकता डॉक्टर साहब. Right. चलो जाए. But see, the question is that what position are you? It depends on. Cash is a very strong position. It protects you from a lot of downside. So you don't always have to be invested in the market. अगर strategy वो demand नहीं करती तो. So to the listeners who are listening, even professional traders set out. मतलब उनको कोई वो बोलते हैं ना, इचिंग नहीं होता है रोज कि हम रोज जाके देखें कौन सा स्टॉक बॉटम बना रहा है, कहाँ पे खरीद ले, यहाँ ये वैल्यूएशन हो गया. जब तक आपको सिस्टम बाय नहीं दे रहा है. हाँ, but this is just to be Abid bhai, just to be clear, this is the investing portfolio. Trading is happening every day. So there's no there will be times जहाँ पे trades नहीं आएंगे, but most of the time there is some trade of the other जो होगा. But investing portfolio जो है वो is sitting out and we don't have to. अगर momentum आएगा we will re-enter. थोड़ा ऊपर re-enter करेंगे चलेगा. मोमेंटम आएगा तो 18,000 पे एंटर करेंगे, खुशी खुशी एंटर करेंगे. 18,500 पे आएगा तो 18,500 पे एंटर करेंगे, क्योंकि हमको तो 18,500 से 22,000 का मोमेंटम खेलना है ना. वी डोंट केयर अबाउट कि कहां से शुरू होगा. द एक्चुअल लेवल डजंट मैटर, द चेंज इन द लेवल मैटर्स. सो ऑलवेज बाय हायर एंड ट्राई टू सेल मच हायर. डॉक्टर साहब का अगर मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, डॉक्टर साहब यही रहेगा ना कि अगर जब हमारा बोल देगा तब हम एंटर करेंगे और हम उसमें बैठे रहेंगे फिर जब तक वो चल रहा है. राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली. Fair enough. So we have Ghanshyam bhai also over here. So Ghanshyam bhai, your views about market. आपका जो रुचिरा तो चल गया. गुड इवनिंग एंड जय हिंद अमित भाई एंड एवरीवन. जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, फैमिली ने बोला, आपने भी पूछा था, एफएमसीजी सेक्टर मोमेंटम में आ चुका है. और आज अगर एफएमसीजी सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है, आप यूनिलीवर देखो, गोदरेज सीपी देखो, यूबीएल, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ब्रिटानिया, डाबर, आईटीसी. तो एफएमसीजी सेक्टर अभी ध्यान में रखो. एक मैंने जो मोमेंटम में सेक्टर है वो आज का जो ये स्पेस का लिंक है उसके नीचे मैंने शेयर किया है. एटो तो अभी भी मोमेंटम में है, बट एटो अभी थोड़ा थोड़ा, अगर हम वीक ऑन वीक उसका चार्ट देखेंगे तो थोड़ा अभी मोमेंटम थोड़ा लूज कर रहा है, पर अभी भी है मोमेंटम में. उसके बाद में अभी अगर हम निफ्टी 500 के स्टॉक्स अगर देखें तो उसमें एक 8-10 दिन पहले तक नियर अबाउट उसमें 10% स्टॉक खाली 200 मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और अभी 20% स्टॉक्स 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सेम फैक्ट इज विथ निफ्टी 50 स्टॉक्स. तो ये एक मेरे हिसाब से एक छोटा इंडिकेटर है कि एक पुल बैक रैली चल रहा है, या एक कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी थोड़ा सुधरने में है. फिर भी थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि निफ्टी अभी भी मेरे ख्याल से 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस हिसाब से. और जो हमने कल डिस्कस किया था, एक स्टॉक रुचिरा पेपर, आज नियर अबाउट 6% कुछ चल गया वो. अभी भी उसमें उसका चार्ट भी मैंने आज पोस्ट किया था वापस से. ऊपर के 2 रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अगर वो कल के स्पेस की जो हमारी ट्वीट थी उसके नीचे वो चार्ट शेयर किया हुआ है, तो वो 2 रेजिस्टेंस पार करेगा वो तो और अच्छी तरह से चलेगा. Ghanshyam bhai, can you repeat those levels? मुझे वो चार्ट देखना पड़ेगा सर. एक 90 बोले थे आप, 90 का स्टॉप लॉस बोले थे, 110 और 90 का स्टॉप लॉस, यस 90 का स्टॉप लॉस था अपना, 90 का और 100 का स्टॉप लॉस बोला था. 100 का वो अभी स्टॉप लॉस उसको 100 का बोला, 100-102 का बीच का स्टॉप लॉस बोला था. तो अभी अगर किसी ने एंट्री ली है अगर आज, तो वो आज 6% चल चुका है. 102 का स्टॉप लॉस लेके उसको ट्रेल करते रहो.
उसका चार्ट देखिएगा एक मिनट। अच्छा, वो चार्ट देखने के पहले एक मैं और ये बता देता हूँ कि कोरोमंडल इंटरनेशनल, उसका ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड का चार्ट देख लो, यानी डेली, वीकली, मंथली चार्ट। कुछ करने को दिख रहा है। ये डेली चार्ट पे सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है, वॉल्यूम भी है, तो यहाँ से और अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो ये और ऊपर जा सकता है। बेस बहुत अच्छा बनाया है इसने। तो 20 डेज मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस उसका आएगा 938, 939 का। वो स्टॉप लॉस लेके उसको एंट्री ले सकते हैं। और 20 डेज अगर वो मूविंग एवरेज वो ब्रेक करता है तो उसमें से बाहर निकल जाइए। अभी RSI उसका 61.32 है। और ये स्टॉक में एक मैं बोलना चाहता हूँ कि ये RSI 70 के ऊपर ज्यादा टिकता नहीं है। अगर हम 7-8-9 महीने का इसका चार्ट देखें तो RSI 70 से ये वापस घूम जाता है। तो ये ऐसे पल्स जो भी स्टॉक में हमको एंट्री करनी है, ये उसके पल्स पकड़ो, तो वहां से आप उसको चेक रख सकते हो एंट्री लेने के बाद में कि यार अभी ये 70 का RSI इसका हो गया है। वहां से वो हर बार वापस घूमता है, तो इस बार हम 70 आने के बाद में कॉशियस हो जाओ। उसके बाद में 1-2 रेड कैंडल बनाता है तो बाहर निकल जाओ। तीसरी रेड कैंडल जब भी कोई स्टॉक बनाता है तो डेफिनेटली उसमें से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो वहां पे या तो रिटेस्ट करने आएगा या फिर अपना मोमेंटम बूस्ट करेगा। ठीक है, और मैं अभी इसका देखता हूँ घनश्याम भाई, यस यस बोलिए सर। क्योंकि अभी आपने ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी का थोड़ा सा बोल दिया, तो आई वुड बी ग्रेटफुल कि आप सबको थोड़ा सा वो समझा भी दो कि अगर RSI ग्रैंडफादर फादर में अबाउ 60 हो या ऊपर हो और सन में नीचे से ऊपर आ रही हो तो आप उसको लॉन्ग लेंगे, और नीचे अगर दोनों में शॉर्ट हो हाँ, तो शॉर्ट लेंगे। वो थोड़ा सा एक बार डिटेल एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज कोई हम कोई भी उसमें टर्म बोलते हैं ना स्ट्रेटजी को, तो उसको एक्सप्लेन कर दे तो बेटर रहता है, इसमें बिकॉज कैसा किसी है को पता ना हो। कि ओके सर, शॉर्ट में बताता हूँ मुझे जितना मालूमात है उसमें से कि ग्रैंडफादर, फादर, सन। ग्रैंडफादर मंथली चार्ट को बोलेंगे, फादर वीकली चार्ट को, और सन डेली चार्ट को। तो RSI अगर वीकली का और मंथली का अगर ऊपर है और डेली का नीचे है तो वो ग्रैंडफादर फादर अपने भटके हुए बच्चे को अपने पास में खींचने के लिए इसका RSI ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब वहां वो स्टॉक थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ेगा और ऊपर जाएगा। अगर समझो डेली का RSI ज्यादा है, डेली का RSI मानो 60 है और वीकली और मंथली का RSI अगर 40 है, तो वो ज्यादा उछल गया है, फादर ग्रैंडफादर उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो नीचे आएगा। तो इस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी काम हाँ करता जी, है। हाँ जी। और प्लस उसमें क्या है, मतलब हम मंथली वीकली डेली लेते हैं, या कोई अगर ट्रेडिंग कर रहा है थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम भी ले सकता है। मतलब बेसिकली ग्रैंडफादर हो गया आपके सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, जो भी आप ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है वो आपका सन हो गया। जो आपका उसके ऊपर का टाइम फ्रेम, उससे एक ऊपर का टाइम फ्रेम ले लीजिए, वो आपका फादर, और उससे बड़ा टाइम फ्रेम आपका ग्रैंडफादर। तो वीकली, डेली, आवरली भी कर सकते हैं, या अपन डेली, आवरली और मिनट्स में भी कर सकते हैं। वो बेसिकली एक वो स्ट्रैटेजी हो गया, बट मोस्टली पोजिशनल में हम मंथली, वीकली एंड डेली ले लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना घनश्याम भाई? यस 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 रंग भाई, सेम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मंथली, वीकली और डेली चार्ट ये बढ़िया रहता है। रणवीर जी, ट्रेडिंग के लिए विवेक ने ना जो है बहुत अच्छा लिख नोट करके रखा, मल्टीपल टाइम, हाँ, बोलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में पकड़ लिया। मैं बोल रहा हूँ, विवेक ने ना एक बहुत अच्छा चार्ट लिखा था, उसके लिए मैंने पूरा कॉपी मारा है, उसमें नीचे क्रेडिट भी दिया उसको। ऐसा नहीं कि कॉपी मारा है तो मैं मेरा बोल रहा हूँ, उसी का मारा है। और उसमें कर्टसी लिखा है कि कर्टसी फ्रॉम विवेक से। तो विवेक ने क्या लिखा, मल्टीपल टाइम फ्रेम जब कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग इंट्राडे 5, 15 मिनट और आवर्ली, आपका डिपेंड करता है। आप देख लो 30 मिनट्स देख लो, 60 मिनट्स देख लो, जो आपको टाइम फ्रेम।
3 टाइम फ्रेम अगर चल रहे, एक सिंक में चल रहे, मतलब सिंक्रोनाइज ऊपर जा रहा है, अगर वो तीनों टाइम है तो आपका ज्यादा मतलब सक्सेस के ज्यादा चांस रहेंगे। मतलब 15 मिनट गिर रहा है, 5 मिनट में अर्ली गिर रहा है, तो उसमें ट्रेड लेने का मतलब नहीं करता है। आप पहले 5 मिनट में देखो चेंज आ रहा है, उसके बाद 3 कैंडल का वेट कर लो, अगर 15 तो आपके 2 कंफर्मेशन आ गए, अर्ली में आते आते तब तक तो आप ट्रेड भी निकल जाएगा। तो आप 5 और का एक बार कंफर्मेशन मिल गया ना, जैसे उन्होंने बोला दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, दादाजी में मतलब अर्ली को तो में पूरा 1 घंटा लगेगा ना, उसमें तब तक 12 कैंडल बन तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट और 15 मिनट पकड़ के चलो, अगर वहां कुछ रिवर्सल दिख रहा है तो लाइकली चांस है कि अर्ली में भी आ जाएगा। लाइकली चांस किसी चीज की नहीं है, राइट ना कंशम? यस सर, अमित भाई बराबर। और रुचिरा पेपर वाला वॉल्यूम कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा वॉल्यूम आया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 को वो सपोर्ट कर रहा है और आज मेरे ख्याल से वो 66.5% अप था। तो इसमें अभी एक इसका नजीक का जो रेजिस्टेंस था 118 का रेजिस्टेंस उसने क्रॉस किया है आज। डे हाई 121 के आसपास था। इसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा 125 128 का। अगर वो रेजिस्टेंस भी ये पार कर देता है तो फिर वो अपने 12 मंथ हाई की तरफ वो ऑल टाइम हाई की तरफ वो मूव करने को रेडी हो सकता है। और कल अगर और ये बढ़ता है तो उसके बाद में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है वो 102 से 112 के आसपास में उसको लेके आ जाए। ठीक है अमित भाई? फेयर इनफ घनश्याम भाई, बिल्कुल। और कहीं पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? एक मिनट, मैं नेक्स्ट स्पीकर ले लूं फिर घनश्याम भाई? हाँ ठीक है सर। चंदन भैया बोलो। चंदन भाई 5 मिनट दीजिए, बस 5 मिनट और दीजिए उसमें, एक लास्ट लाइट। ओके। फैबियो आपको सनी दिखा था क्या? मेरे को सनी दिखा था। सनी भाई अगर No, not to be seen now. बिकॉज है, I have sent him the post. हाँ सनी भाई प्लीज कल के व्यू के बाद आज अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत अपडेट दे दो। थोड़ा और बोलूं मैं? हाँ जी बोल लीजिए। हाँ, तो अभी ट्रेंड के अंदर में CNX स्मॉल कैप भी थोड़ा दिख रहा है। तो जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था, निफ्टी 500 में से नियर अबाउट 20% स्टॉक्स जो है 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अभी स्मॉल कैप भी थोड़ा मूव पकड़ रहा है। तो एक थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ से सुधरेगा। फिर भी थोड़ा कॉशियस रहे और कॉशियस रह के स्टडी करके ट्रेड लें, ब्लाइंडली किसी पे मत जाए। ठीक है सर, ओके, मेरी तरफ से इतना हो गया। थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी देने। फैबियो